आज के हमारे इस दूसरे तकनीकी सत्र के हमारे विशेषज्ञ साथी प्रोफेसर विनोद परवाला, डॉक्टर शाहिद रसूल, प्रोफेसर बीके कुठियाला, प्रोफेसर निशामणि और इस सभागार में उपस्थित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रतिभागीगण, आज सवेरे से हम विकास, उसकी अवधारणा और उनके मुद्दों पर एक विचार मंथन कर रहे हैं। इस सत्र में जो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार के क्षेत्र में क्या नए परिदृश्य उभर रहे हैं। यदि मैं थोड़े से इतिहास की दृष्टि से बात करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से हमारा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास हुआ है, जिसकी बात पिछले सत्रों में हुई थी कि हर विकास के अपने अलग अलग मुद्दे या पैमाने हो सकते हैं, तो उस दृष्टि से संचार माध्यम संभवतः समकालीन सामाजिक परिवर्तन के किसी न किसी रूप में प्रतीक बनते हैं। यह हमेशा से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि जब हम साहित्य के विद्यार्थी तब ये पढ़ाया जाता था साहित्य समाज का दर्पण है, और जब मीडिया की पढ़ाई करने लगे तो ये बताया गया कि मीडिया समाज का दर्पण है। तो समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो संचार माध्यम प्रस्तुत कर रहे हैं, या संचार माध्यम में जिस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है उससे समाज प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पूरा का पूरा परिदृश्य बदल रहा है पिछले 150, 200, 250 वर्षों में, मुझे लगता है कि हर माध्यम पर उसका प्रभाव पड़ा है, और जिन उभरते परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं उसमें संचार माध्यमों के या जो हमारे संचार की व्यू रचना है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। हमारे इस पूरी मानवीय सभ्यता के विकास में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी क्षण आए जब हम इस परिवर्तन को देखते हैं। वो दौर जब शायद व्यक्ति भावाभिव्यक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहता था, धीरे धीरे उसने अपनी बात को कहने के लिए नानाविध प्रयत्न शुरू किए। प्रतीकों के माध्यम से फिर कहीं बोली का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, और सभ्यता आगे बढ़ती चली गई। मुझे लगता है जब मुद्रण का आविष्कार हुआ तब शायद वो इतिहास, विशेषकर भारतीय संदर्भ में यदि बात करूं तो महत्वपूर्ण पड़ाव था, और एक हलचल हुई कि अब तक जो ज्ञान विज्ञान कुछ व्यक्तियों तक केंद्रित था वो कैसे सार्वजनिक हो सकता है। जो धर्मशास्त्र जो कुछ क्षेत्र विशेष में सीमित थे, मुद्रण के आविष्कार के साथ साथ उनका तेजी से व्यापक प्रचार प्रसार होता है। शायद वो मानवीय इतिहास का एक प्रमुख परिवर्तन था। जब जब कोई नई विधा विकसित हुई है उस पर प्रहार होने शुरू हुए हैं। जब रेडियो आया तब लगा शायद हमारी संस्कृति के सामने खतरा होगा। टेलीविज़न आया, मुझे ध्यान है उस समय हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और डिबेट्स होती थी। टेलीविज़न को बुद्धू बक्सा कहा जाता था। टेलीविज़न अभिशाप है कि वरदान है, इस पे लंबी बहस होती थी। अब कहीं इस तरह की चर्चा नहीं है, ना कोई उसे इडियट बॉक्स कहता है। अभी पिछले सत्र में गीता जी ने बात की उस डिजिटल मीडिया की। मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक में जिस तरह से हमारे उस सामाजिक परिवर्तन हुआ है, और कभी कभी मुझे लगता है कि अगले जो 2 दशक होंगे वो कैसे होंगे, शायद उसकी तैयारी जो सवेरे के सत्र में बात आई थी कि जो हमारे संचार विशेषज्ञ हैं उन्हें शायद इस पर काफ़ी शोध अध्ययन करके कोई भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करनी होगी। क्योंकि ये न्यू मीडिया, हालांकि मुझे कई बार लगता है कि इस न्यू मीडिया के नामकरण पर भी विचार होना चाहिए। नई पीढ़ी के कुछ प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हैं, वो तो जन्मे ही इसी मीडिया के साथ हैं, तो उनके लिए शायद ये न्यू मीडिया नहीं है। हम लोगों के लिए वो न्यू मीडिया हो सकता है। वो सोशल मीडिया, कभी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तो बाकी सारे मीडिया क्या एंटी सोशल हैं। कभी कभी लगता है कि नामों को लेके भी कहीं इसकी पुनर्व्याख्या, पुनर्चिंतन होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ी जिस इमर्जिंग पर्सपेक्टिव की आप बात करते हैं, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बहुत सारी नई चीज़ों को जन्म दिया, या ये कहूँ सोशल मीडिया की बजाय उस तकनीक ने हमारे सामने बहुत नए अध्याय खोल दिए हैं।
जिस सामाजिक परिवर्तन की आप बात करते हैं, कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात आपके सामने कोशिश करूंगा। सबसे पहला उदाहरण आपके सामने रखूंगा मी टू। इसके नकारात्मक सकारात्मक बहस हो सकती है। सोशल मीडिया में इसको लेके कई तरह के हंसी मजाक चल रहे हैं, लेकिन गंभीरता से आप चिंतन करें कि इस तकनीक ने उन व्यक्तियों को या कहूँ उन महिलाओं को जो शायद अपनी बात कहने में कहीं हिचकिचाहट थी, जो सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात को शायद कह नहीं पाती थी, इन आंदोलनों के माध्यम से उसने जिस तरह से एक नया परिदृश्य, नए आंदोलन की शक्ल में एक मुहिम को चलाया है इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें आप चाहे वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ब्लॉग्स हैं, न जाने कितने नानाविध क्षेत्र हमारे सामने खुल गए हैं। इन आंदोलनों ने प्रकारांतर से महिला सशक्तिकरण की आधारशिला भी हमने सामने रखी है। कुछ वर्षों पूर्व जब एक 18-20 साल की नवयुवती का एक फेसबुक पोस्ट एक पड़ोसी देश में 30 साल की तानाशाही को ध्वस्त कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इस तकनीक ने बड़े बड़े मीडिया संस्थान की उस प्रतिष्ठा को, उसके आधिपत्य के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जहां आप लगभग निःशुल्क, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है यदि आपकी बात में ताकत है, यदि आपके विचारों में मौलिकता है, तो हम एक पूरे के पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं। जब पिछले विचार विमर्श में बात आई कि आज इस देश में बहुसंख्य लोगों के पास ये तकनीक धीरे धीरे पहुंचने लगी है, ये ठीक है। अक्सर बात की जाती है, सवेरे भी बात आई कि भारत ग्रामीण देश है जहां निरक्षरता है, साक्षरता नहीं पहुंच पाई, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज़ादी के 7 दशक में हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां तक शायद उस विकास की गंध तक भी नहीं पहुंच पाई है। पता नहीं वहां जो आदिवासी रह रहे हैं वो किस विकास की परिकल्पना कर रहे हैं और वहाँ का प्रशासन उनको किस तरह का विकास देने की या विकास की योजनाएं तैयार कर रहा है। जिसकी बात आई कि सहभागी समाज, वो कितना क्या हम एक दूसरे से कहीं जुड़ कर के भविष्य की रूपरेखा तय कर पा रहे हैं। तो पहला चीज़ तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो आंदोलन शुरू हुए हैं, उन्होंने एक संचार के क्षेत्र में एक ऐसी प्रवृत्ति को विकसित किया है जहां आम आदमी की आवाज़ को अभिव्यक्ति देने की क्षमता विकसित की है। फिर इस तकनीक ने जिस तरह के अध्याय हमारे सामने खोले हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी है, पढ़ने की प्रवृत्ति, मुझे कई बार लगता है कि ये जो अध्ययन की हमारी आज भी हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, जब हमारे पुस्तकालय में जाते हैं तो मुद्रित शब्दों की खुशबू आज भी कहीं ना कहीं हमें आह्लादित करती है, हमें कहीं ना कहीं उन छपे हुए शब्दों की ताकत का, छपे हुए शब्दों की उस पवित्रता का एहसास कराती है। लेकिन इस नई तकनीक ने नई पीढ़ी के सामने अध्ययन अध्यापन के एक तरह से सारे नई तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उनको उद्घाटित करने का एक प्रयत्न किया है। जितने भी आपके मीडिया हाउस हैं, मुझे कई बार लगता है कि जो हमारी मीडिया शिक्षा है, क्या वो उसके साथ कदम ताल कर पाएगी? अब एक ही व्यक्ति जहां प्रिंट के साथ काम कर रहा है, वहीं उससे ये भी अपेक्षा है कि वो रेडियो के लिए भी काम करेगा, वो टेलीविज़न के लिए भी काम करेगा, वो वेबसाइट के लिए भी काम करेगा। तो इस प्रकार के जो एक ट्रांजिशनल फेज में आ गए हैं, संक्रमणकालीन दौर में जिस तरह से हम आ गए हैं, वहाँ मुझे ये महसूस होने लगा है कि शायद आगे आने वाला जो समय है उसकी तैयारी के लिए अभी से हमें कहीं कोई इस तरह की मुहिम चलानी पड़ेगी, कहीं विचार विमर्श करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़, यूट्यूब जैसे चैनल हमारे सामने हैं जहाँ ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकने के लिए सक्षम है। तो जब एक विचार के क्षेत्र में हम एक बहुत बड़े समुदाय के साथ जुड़ने की तैयारी कर सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि जो आने वाला परिदृश्य, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि चाइना में एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जो समाचार स्वयं पढ़ लेगा। अभी 2-4 दिन पहले कोई कार्यक्रम में देख रहा था जिसमें कोई रोबोट में कोई लड़की आती है और उससे वो जो किसी कार्यक्रम के एक्सपर्ट्स थे वो उससे किसी फूड की रेसिपी पूछते हैं और वो फूड की रेसिपी बता रही है। तो ये जो मानवीय श्रम या जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी कहते हैं, जो नए नए चैप्टर्स खुल रहे हैं। कल परसों मैंने पढ़ा कि जो डेफ एंड डम जो लोग हैं, वो जो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, विशेषकर जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, तकनीक उनके उस सोच को ट्रांसलेट करने की स्थिति में आ गई है। मित्रों,
कभी मुझे लगता है, आप कल्पना कीजिए कि ऐसा मोबाइल कैमरा आपके हाथ में आ जाए, जो आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सामने आप क्लिक करें और आपको मालूम पड़ जाए कि वो क्या सोच रहा है। आप बताइए वो समाज किस तरह का समाज होगा जब आप पास में बैठे हुए उस दूसरे व्यक्ति की सोच को ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये जिस तरह का संचार माध्यम आ गए हैं, जिस तरह के वीडियो गेम शुरू हो गए हैं, एक बहुत बड़ा बाजार उन रिच कंट्रीज़ को मिला है यहाँ भारत में इन गेम्स के माध्यम से। तो इस तकनीक ने जिस तरह से हमारे पूरे मानवीय व्यवहार को प्रभावित किया है, मुझे लग रहा है उसके लिए एक शोध की आवश्यकता है, उसके लिए कहीं उस तरह के अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाला जो समय होगा वो कैसा होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, जिस तरह का दौर आया है, आपके सारा डेटा उन कंपनीज़ के पास पहुँच रहे हैं, आपकी अभिरुचियों का आकलन वो कर रहे हैं। आजकल जब आप नेट वगैरह पे, मैंने इन दिनों महसूस किया है कुछ महीनों से कि जो मेल आपके पास आ रहा है, मान लीजिए मेरे पास कोई इन्विटेशन आया है कि आपको वहाँ आमंत्रित किया जा रहा है, नीचे 3 ऑप्शन आते हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी मच, आई एम, मतलब वो अपने आप न जाने ऐसी कौन सी चीज़ उन सारी चीज़ों को पढ़ रही है कि आपको 3 संभावित उत्तर, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे क्लिक कीजिए और वो उत्तर उसके पास चला जाएगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं उसमें मानवीय सोच, मानवीय श्रम, मानवीय प्रतिभा, मनुष्य का जुड़ाव, मनुष्य की आस्थाओं का, उसके विचारों का किस रूप में हो पाएगा, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने होगी। सवेरे से कई बार बात आई कि संचार माध्यमों की जो कंटेंट है, पहला तो सारे तौर तरीके जिस तरह के हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो पुस्तकें हैं पुरानी लिखी हुई पिछले 7-8 साल पहले की, वो अब लगभग अप्रासंगिक होती जा रही हैं, क्योंकि आपके सारे जो काम करने के तरीके हैं वो बदलने लग गए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ एजेंसीज़ के साथ जो काम करने का मेरा अनुभव रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस बदलाव की भी दस्तक सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा सारा मीडिया केवल कुछ मुद्दों को लेकर के ही, चूँकि तकनीक ने ये सुविधा दे दी है कि राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय से मेरा मतलब है कि जो दिल्ली से अखबार छप रहे थे वो राज्यों की राजधानी की ओर पहुंचने लगे हैं, राज्यों की राजधानी से प्रकाशित होने वाले अखबार जिले में पहुंचने लगे हैं। तो जब स्थानीय क्षेत्रों से समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा है तो उनके लिए संभव हो गया है कि वह स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रशासन के सम्मुख कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर के आ सके। तो इस प्रकार के जो मुद्दे थे अछूते हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, स्थानीय समस्याओं की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो विकास के पैमाने हैं अपने इनकी आप बात करते हैं, उस पर किसी न किसी रूप में बात की जाने लगी है। हमने पिछले 3 साल में यूनिसेफ के साथ जो काम किया उसमें एक बात पे जोर देने की कोशिश की, डेटा जर्नलिज्म, कि किस तरह से आप तथ्यों के माध्यम से अपनी खबरों को प्रामाणिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो नया रिपोर्टर है वो जिस तरह का शिक्षण प्रशिक्षण है उसमें कहीं इस बात को लेकर चिंतित है या इस बात को लेकर कहीं सजग है कि उसके पास इस सारे व्यावसायिक तंत्र में कहीं कुछ इस तरह के पृष्ठ हैं, ऐसे कॉलम हैं जहां वो अपनी बात कर सकता है। यहीं एक चीज़ को रेखांकित करना चाहूँगा कि सिनेमा की अपनी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिनेमा का भी लगभग 1 शताब्दी की जो पूरी यात्रा है, यदि आप पुराने समय देखेंगे बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं जो उस समय के जो समस्याएं हैं उनको लेकर के एक फिल्मकार अपनी बात कहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यदि आपने महसूस किया हो, मुझे लग रहा है ये भी एक नया दौर हमारे क्षेत्र में आया है कि जब एक सरकारी योजना के ऊपर एक फिल्म बन रही है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, आप कल्पना कीजिए एक सरकारी योजना पर कितनी खूबसूरती के साथ अपनी बात करने का साहस एक फिल्मकार कर पाता है। ऐसे मुद्दे जो घर परिवारों में प्राय बात करने से हम कतराते थे, चाहे वो पैडमैन है या वो विक्की डोनर या क्या वो, इस तरह की जो फिल्में आई हैं उन्होंने उन समस्याओं को, उन इश्यूज़ को उठाया है जो सीधे कहीं हमारी उस सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि जब इन संचार माध्यमों के साथ रचनात्मक प्रतिभा से जुड़े हुए व्यक्तियों का जुड़ाव होगा तो जिन मुद्दों की हम चिंता करते हैं, जिन इश्यूज़ पर संचार माध्यमों के ध्यान आकर्षित करने की बात की जाती है, तो शायद कहीं किसी प्रकार के बदलाव को हम महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे, उन संवेदनाओं को अपने संदर्भ में महसूस करके भविष्य की एक रूपरेखा तैयारी करने की हमारी एक योजना हो सकती है। चूँकि मैंने आपसे कहा कि समय की थोड़ी सी सीमाएं हैं और विषय बहुत विस्तृत और गंभीर है,
मैं अपनी बात को यहीं अभी समाप्त करूंगा। यदि संभव होता है कोई प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि चर्चाएं सारे एक पक्षी रही हैं। तकनीकी सत्रों में यदि संभव हो कि ये बात दो पक्षी हो सके, क्योंकि देश के अलग अलग अंचलों से और विशेषकर युवा पीढ़ी के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं जो संचार माध्यमों के पाठ्यक्रम में अपने कुछ सपने लेकर के आए हैं। उनका मन भी कहीं ना कहीं आंदोलित होता होगा इन सारे इश्यूज़ को देख करके, और आने वाले समय में इन सारे माध्यमों से उन्हें जूझना है। तो उनकी क्या व्याकुलता है, अकुलाहट है, क्या सोच है, कहीं इस प्रकार के सत्रों के माध्यम से उसको भी हम मुखरित कर पाएँ, वाणी दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि हम एक सार्थक दिशा दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।